गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th एसएसटी में हमारी हिस्ट्री की बुक चल रही है। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक यहाँ पर बात की गई है उस कंपनी के बारे में जिसने भारत में आकर अपना व्यवसाय करने के उद्देश्य से वो हमारे भारत में आई थी। और व्यापार करते करते क्या किया, उसने हमारे भारत पर ही अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसी अंग्रेज़ों की ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि इस अध्याय में हम ये देख पाएंगे कि ये सब विशाल साम्राज्य जो है इस कंपनी ने, जो कि व्यापारिक उद्देश्य को लेकर हमारे भारत में आई थी, किस तरीके से इसने स्थापित किया है। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अगर आप दिलचस्पी रखेंगे तो कहते हैं एसएसटी सब्जेक्ट में बहुत कुछ है सीखने के लिए और हम सीख पाएंगे। चलिए बात करते हैं मुग़ल बादशाहों में। तो जो मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मतलब अगर बात करते हैं मुग़ल शासकों की, तो मुग़ल शासकों में औरंगज़ेब को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आखिरी शासक कहा गया है। उन्होंने वर्तमान में भारत में एक बहुत बड़े हिस्से में क्या स्थापित कर रखा था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे जो हमारे आसपास के क्षेत्र थे उसमें सूबेदार हैं, जमींदार हैं, बड़े बड़े जिनके पास ताकतें थी वह अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। यानी सबने अपने अपने पावर्स, जिनके पास जितनी ताकत थी अकॉर्डिंग टू उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्रों पे कब्जा जमाने लगा और अपनी अपनी रियासतें कायम कर ली। जैसे जैसे वे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिकतम समय तक एक प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर सकी। यानी पहले दिल्ली एक सेंट्रलाइज जगह थी जहाँ पर मुग़ल बादशाह बैठा करते थे। अब क्या हुआ, बादशाह जब चला गया शक्तिशाली तो छोटे छोटे सूबेदार, जमींदार अपनी ताकत बनाकर अपनी क्षेत्रीय रियासतें बना ली और दिल्ली ने अपना प्रभाव खो दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या हुआ कि जब 18वीं शताब्दी प्रारंभ हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो हमारे भारत में आई थी व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ताकत के रूप में, और इन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत को फैलाना शुरू किया। अंग्रेजी पहले पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए और जब भारत आए तो व्यापारी कब्जों के बाद में उनको दिलचस्पी हमारे ऊपर साम्राज्य करने की भी दिखाई देने लगी और यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने में उनके जब आए थे तब दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर में हमारे भारतीय वातावरण में उनको नज़र आया कि उन्होंने एक दिन इस पूरे भारत पर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया और खुद मालिक बनकर बैठ गए। ये पार्ट एक्चुअली में पूरा इसी चीज़ पर आधारित है कि किस प्रकार से अंग्रेजी कंपनी व्यापार के लिए आई। उसका कोई सत्ता स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन ऐसा उसे क्या दिखाई दिया कि उसने यहाँ पर आकर हमारे ऊपर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। चलिए एक दृश्य देखते हैं। इस दृश्य के अंदर दिखाया गया है कैप्टन हेंडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी। आपको मैं बताती हूँ 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारी, तब भारत में पहली बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों के बाद कोई मुग़ल शासक इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व फिर भी बना हुआ था। 1857 में ब्रिटिश शासक के खिलाफ बाहरी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने जो हमारे अंतिम शासक थे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। यानी 1857 में बहादुर शाह जफर जो थे इनको राजा बनाया गया। ठीक है, जब विद्रोह कुचल दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर को क्या किया, देश छोड़ने पर मजबूर किया और उन्हें देश से बाहर ले गए और बाहर ले जाकर उन्होंने उनके सामने ही उनके बेटे जफ़र को मार डाला। इस दृश्य में उनकी गिरफ्तारी और उनके बेटों की गिरफ्तारी को ही दर्शाया गया है। यहाँ पर एक चित्र मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही मैंने लिया है। ये 18वीं शताब्दी में जब भारत तक आने वाले कुछ रास्तों को, जो सामुद्रिक रास्ते थे जो खोजे गए थे, उनको यहाँ इन जो लाइनें बनाई गई है, रेखांकित की गई है, उसमें बताया है। आप देख रहे होंगे भारत, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। ये कलकत्ता, मद्रास, बम्बई हमारे तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे बहुत बड़े बंदरगाह थे, समुद्र तल से ये जुड़े हुए थे।
ब्रिटिश आइसलैंड है, सेंट हेलेना है, केप ऑफ गुड्स होप है। ये किस तरीके से अफ्रीका के जो लोग हैं ये कैसे घूमते घूमते भारत का वो रास्ता ढूंढा, और आपको इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे कि सबसे पहले भारत की खोज किसने की। चलिए अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में यानी सबसे पहले ईस्ट में, ईस्ट के अंदर हमारे यहाँ 1600 सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उससे चार्टर का मतलब होता है इजाज़तनामा हासिल किया, परमिशन लेना। और क्या परमिशन ली उन्होंने कि कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल जाए, तो उन्होंने ये इजाज़तनामा ले लिया था। इस इजाज़तनामा का मतलब यही था, जहाँ मैंने अंडरलाइन भी की है, कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती, यानी उससे कोई कंपटीशन नहीं करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार था कि वह बाहर जाकर पूर्व में व्यापार करे। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को ढूंढना शुरू किया, और ऐसे इलाकों को ढूंढना जहाँ से कि वह सस्ती कीमत की वस्तुएं खरीद सकती थी और यूरोप में ऊंची कीमत पर लाकर बेच सकती थी। देखिए, चीज़ों को कम मूल्य पर खरीदना और उसमें अपना लाभ जोड़कर ऊंची कीमत पर बेचना, ये शब्द जो था ये वाणिज्यिक शब्द का ही मतलब है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कोई व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा जाता है और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, यही शब्द होता है वाणिज्य। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने भी यही काम करना शुरू किया कि ऐसी जगह को ढूंढना शुरू किया जहाँ सस्ती कीमत पे माल खरीदा जाए और यूरोप में उसमें अपना लाभ जोड़कर ऊंची कीमत पर बेचा जाए। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से कोई प्रतिस्पर्धा का भय नहीं था, क्योंकि उनको तो इजाज़तनामा मिला हुआ था। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हो तभी वे सस्ती वस्तुओं को खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचकर लाभ कमा सकती है। तो बिल्कुल यही था ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य। लेकिन इस शाही दस्तावेज जो कि इंग्लैंड की महारानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, इसके अलावा भी यूरोप में कई ताकतें थी जो पूरब के बाज़ारों में आकर व्यापार करना चाहती थी, और उन पर तो कोई रोक टोक नहीं लगा सकता ना। इंग्लैंड में तो रोक टोक लगा सकते हैं क्योंकि उनको एक अधिकार दिया गया, लेकिन यूरोप के अलग और भाई कई देश थे जो आकर पूर्व में व्यापार करते। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते, केप ऑफ गुड्स होप जो हैं वो अपने चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करके पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दिया। ये गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के जो खोजी थे वास्को डी गामा, ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1498 ईस्वी के अंदर पहली बार भारत पहुंचने वाले समुद्रिक मार्ग का पता लगाने वाले व्यक्ति थे वास्को द गामा, 1498 ईस्वी। 17वीं शताब्दी के शुरू में डच जो थे वे लोग भी महासागर पार करके व्यापार की संभावनाएं तलाश करने लगे थे, और इस प्रकार कुछ समय बाद ही फ्रांसीसी भी व्यापारी यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो आप देखिए केवल इंग्लैंड के लोग ही नहीं, हमारे यूरोप के अंदर आप देखेंगे तो पुर्तगालीज़ हैं, हमारे डच जो हैं, फ्रांसीसी हैं, ये भी व्यवसाय के लिए नई नई जगह तलाशने लगे। समस्या क्या थी कि सारी कंपनियाँ एक जैसी चीज़ ही खरीदना चाहती थी। क्यों खरीदना चाहती थी? क्योंकि भारत की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसकी जो मांग थी यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। यूरोप के बाज़ारों में, मैंने अंडरलाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप के जो बाज़ार थे उसमें भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड थी। इसके अलावा हमारे कुछ मसाले थे जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा ने भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। देखिए, जब मांग ज़्यादा होती है और चीज़ें कम होती हैं तो दाम बढ़ने लगते हैं, और इससे क्या हो रहा था कि जो विदेशी थे, जब कंपटीशन हो जाएगा, आपको पूरी चीज़ें अकेलों को मिलती तो आप अकेले कमा के खाते, अब 4 जने लेने वाले हैं तो उनका मुनाफा जो था, प्रॉफिट था, वो क्या होने लगा, कम होने लगा। इन व्यावसायिक कंपनियों के फूलने फलने का एक ही तरीका था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को अपने रास्ते से हटा दें। लिहाजा बाज़ार में कब्जे करने की होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयों की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। 18वीं और 17वीं शताब्दी में
जब भी मौका मिलता है तो कोई सी भी कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती थी समुद्रिक मार्ग में, या रास्ते में रुकावटें पैदा करती थी। माल से लदे हुए जो जहाज़ होते थे उनको आगे आने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियार की मदद से चल रहा था, मतलब जिसके पास ताकत थी वो व्यापार कर रहा था, दूसरे कम ताकतवर वर्ग को अपने रास्ते से हटा दिया जाता था। व्यापारी चौकसियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखना मजबूरी हो चुका था। ठीक है, अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण जो वहाँ के स्थानीय शासक थे उनसे भी क्या होने लगा, उनका टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति दोनों एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए अलग होता जा रहा था। आइए अभी इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हम अगले अपने लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बचा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको आज अपनी जो हमने अंग्रेज़ों की गुलामी 200 वर्षों तक सही है, कैसे वो आए, कैसे हमें अपनी दास्तां में बंधन में बांधा, किस तरह से हमें प्रत्याड़ित किया गया और कैसे हम आज़ाद हुए, ये सारी चीज़ें आपको इस लेसन में मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।